हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ के उन सभी स्टूडेंट का आज मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं जिन्होंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अच्छे अंक हासिल किए हैं और जिन्होंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में प्रेजेंट रहकर अपने पेपर को कम्प्लीटली सबमिट किया है ग्रुप में। तो आज उसी पेपर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, किस प्रकार से आप लोगों ने अपने पेपर को सबमिट किया था, किस प्रकार से आप लोगों ने आंसर दिए थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी मिस्टेक की थी, स्पेलिंग मिस्टेक की थी, काफ़ी मिस्टेक्स उनसे हुई थी। अब वो अनजाने में हुई हो या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें मिस्टेक वो लोग जान के कर चुके हों, तो उसी को आज मैं समझाने जा रहा हूँ। अपनी मिस्टेक आप लोग स्वयं पहचान लीजिएगा कि कहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक की थी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, महामना मालवीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, विवेकखंड 1, गोमती नगर, लखनऊ में जो यूनिट टेस्ट 1 हुआ था 2021 और 22 का जो बैच था। सब्जेक्ट आपको पता ही है, साइंस मैं पढ़ाता हूँ। क्लास फोर्थ की साइंस में आप लोगों के कोर्स में 3 चैप्टर मैंने दिए थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, जो कि टेस्ट पेपर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी थे, कोई भी ऑप्शनल बिल्कुल नहीं दिया था मैंने। मैक्सिमम मार्क्स 30 का था, ठीक है। 30 नंबर का ये पेपर था और आप लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सभी ने कुछ ख़राब किया है, थोड़े बहुत बच्चे थे जिन्होंने कुछ मिस्टेक की थी, स्पेलिंग ज़्यादातर मिस्टेक सबकी थी। तो आगे बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट इन आंसर शीट, ठीक है। मैंने कहा था क्वेश्चन जरूर लिखना, इसलिए मैंने सबसे कहा था क्वेश्चन लिखने के लिए, क्योंकि सपोज करिए अगर ऑफलाइन मोड पे आप लोगों के स्कूल बुलाया जाए कभी, तो आप लोग जब स्कूल आओगे तो ये जो पेपर शीट आप लोगों ने सबमिट की है ऑनलाइन, उसको आप लोग ऑफलाइन जमा करोगे। इस वजह से मैंने कहा था क्वेश्चन जरूर लिखें, जिसमें मुझे ध्यान रहे कि उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लिखा है। तो क्वेश्चन क्या थे बता देता हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट इन योर आंसर शीट, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, टिक द करेक्ट आंसर। मतलब 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे या 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे होंगे या फिर आपके पेपर में दिखाए गए होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही रहा होगा, जो भी क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे। तो क्वेश्चन समझाता चलता हूँ। नंबर ऑफ टीथ एन एडल्ट हैज़, सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया, ये अच्छी बात है। नंबर ऑफ टीथ एन एडल्ट, ध्यान रखिएगा, एडल्ट टीथ की अगर बात करें, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसमें जो दांतों की संख्या होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है और हो जाती है 32। जी हाँ, आप सभी लोगों का मोस्टली ये क्वेश्चंस का आंसर किसी का भी गलत नहीं था। ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने उत्तर 32 लगाया है। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने उत्तर 32 ना लगाया हो? अगर है तो कमेंट जरूर कीजिए। वैसे तो मुझे नहीं लगता किसी ने ये उत्तर लगाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 32। तो नंबर ऑफ टीथ एंड एडल्ट हैज़ कितने होते हैं? 32 संख्या होती है किसकी? दांतों की। अब बता देते हैं किस प्रकार से हमारे जो दांत होते हैं इनको किस टाइप से, किस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको भी अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। देखिए, कोड याद करने का तरीका है ICPM, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ICPM अपॉन ICPM, इसको आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। कैसे करना मल्टीप्लाई मैं बता देता हूँ। अब एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं डेंटल फार्मूला, ठीक है। दांत का जो फार्मूला होता है, कैसे हम पता करें कौन सा दांत कितना है हमारे जबड़ों में, ठीक है। ये अपर जो है और ये लोअर जो है, ठीक है। ये तो क्लियर हो रहा। अब देखते हैं आई का मतलब, सी का मतलब, पी का मतलब और एम का मतलब होता क्या है। पहले तो ये समझते हैं, डेंटल फार्मूला दिमाग में बैठ गया। आई का मतलब होता है इंसीजर, ठीक है। आई का मतलब इंसीजर, ठीक। अब सी का मतलब कैनाइन होता है, ठीक है, जिसको कैनाइन बोलते हैं, कैनाइन टीथ। पी का मतलब होता है प्रीमोलर और एम का मतलब होता है मोलर, ठीक है। ये चारों के फुल फॉर्म तो आप लोग समझ गए। हमारे दांत होते हैं, जो प्रकार हमारे दांतों में, जो मसूड़ों में या फिर ये कह लें जो हमारे जबड़ों में दांतों के प्रकार होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड द लास्ट वन इज मोलर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या याद किया था आप लोगों ने, याद कर लीजिए इसको, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। अब ये 2 क्या है, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा था ICPM। ये क्या है? C है, और उसके बगल में ये क्या है? ये P है और ये M है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, कैसे फार्मूला से हम लोग 32 दांत निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। छोटा सा लिख देता हूँ उधर, जिसमें मुझको समझ में आए। 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। अब देखिए, इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा? 4 प्लस कर देते हैं। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, कितना आएगा? 2 1 जा 2 प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। अपर जॉ, जो ऊपर के जबड़े होते हैं, उसमें दांतों की संख्या निकल आएगी। तो काउंट करते हैं, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, और 10 + 6 कितना हो गया? 16 हो गया। जी हाँ, अपर जॉ में कितने दांत हो गए? 16 दांत ऊपर पाए जाते हैं, और इतने ही मल्टीप्लाई करेंगे आप बिल्कुल इसी तरह से, और नीचे कितने मिलेंगे? 16 दांत। और 16 + 16 कितना हो गया? 32।
समझ में आ गया डेंटल फार्मूला किस प्रकार से ह्यूमन बींग से हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छी बात है। देखिए अगर यहाँ पर 20 अगर आप लोगों ने लगाया होता तो 20 दांत होते हैं, मनुष्य में ये दांत पाए जाते हैं, लेकिन एडल्ट पर नहीं पाए जाते हैं। ये कब पाए जाते हैं? जब बच्चा छोटा होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। तो टेम्परेरी टीथ की जो संख्या होती है वो होती है 20। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन होता है ये होता क्या, पहले तो ये समझ लें। आप लोग भोजन करते हो, फूड खाते हो। फूड क्यों खाते हो? क्योंकि जो भोजन हम लोग खाते हैं वो हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। ठीक है, पच जाता है। पचने के बाद उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी मिलती, इसी वजह से तो हम लोग कार्य कर पाते हैं, इसी वजह से तो हम लोगों ने पेपर दिए थे, इसी वजह से तो हम लोग स्कूल जा पाते हैं, इसी वजह से तो हम खेल पाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? जब हमारा भोजन पेट में जाता है, पेट के बाद कई तरह के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पहुँचता है और पच जाता है, और उसकी एनर्जी हमारे ब्लड से होते हुए हमारे संपूर्ण शरीर में पहुँच जाती है और हम कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। अब आपको बताना, ये जो बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन होता है, खाने का पचना, ये शुरुआत कहाँ से होती है? तो याद कीजिए, भोजन आपने चबाया था। क्या किया था? चबाया था। कहाँ चबाया था? मुंह में चबाया था। मुंह में जब आप लोग भोजन चबाते हैं तो आप लोगों के मुंह में जो जीभ होती है उसी के नीचे पैरोटिड, या फिर ये कह लें उसी के नीचे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा मतलब लार, वो जो लार होता है उसका सिक्रेशन करती है और उसी में एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट जो उस फूड में मिला होता है वो पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ डाइजेशन बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम आर माउथ। हमारे मुंह में भोजन पचना चालू हो जाता है। अब आपने ध्यान दिया होगा, जब आप रोटी कच्ची खा रहे थे, कच्ची का मतलब भुनी हुई, अच्छे से रोटी बनी हुई, आप जब ऐसे ही खाते हो तो रोटी चबाते चबाते आपको रोटी कैसी लगने लगती है? मीठी लगने लगती है। अगर कोई चीज़ चबाते चबाते आपको मीठी लगने लगे, इसका मतलब ये है कि आपके मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग स्टार्च भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग शुगर्स भी बोलते हैं, शुगर्स, अब वो चीनी वाला शुगर नहीं है, ये केमिकल नेम है शुगर्स, ये क्या होते हैं? पचने लगते हैं। ठीक है, उस रोटी में क्या था? शुगर था, जिस वजह से हमको रोटी कैसी लग रही थी? मीठी लग रही थी। कभी बैठिएगा खाली और रोटी का टुकड़ा ऐसे ही खा के देखिएगा, आपको मीठा जरूर लगेगा। तो बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ से? माउथ। काफ़ी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सही आंसर बिल्कुल सही लगाया था, और मुझे पता है यही आंसर मैंने आप लोगों को तैयार भी कराया था, अच्छे से तैयार आप लोगों ने किया था, किसी ने भी उत्तर गलत नहीं किया, ये अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन, वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। इनमें से कौन सी चीज़ हमको पौधों से मिलती है? तो पौधों से मिलने वाली चीज़ क्या हो सकती है? क्या पौधों से हमको मांस मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। क्या पौधों से हमको मिल्क मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। ये तो कॉमन सेंस सा सवाल मैंने दिया था, आप लोगों को अच्छे से दिमाग लगाना था। सभी बच्चों ने पल्सेस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, जो दाल हम लोग खाते हैं चावल के साथ, जो दाल हम लोग खाते हैं रोटी के साथ, ये दाल हमको मिलती कहाँ से? पौधों से मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने उत्तर लगाया था। अगला क्या है? सलाइवा इज मिक्स्ड विद फूड इन, अभी बात हो रही थी सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा मतलब लार। अब ये जो लार होती है ये हमारे भोजन को मिक्सअप करने में सहायता करती है, और ये कहाँ पर भेजती है, या फिर ये कह लें ये कहाँ पर कार्य करती है? ये कार्य कहाँ करती है? सलाइवा कहाँ पर होता है, कहाँ पर ये मिक्स करता है फूड में, ये आप लोग जानते ही हैं। भोजन को आपने कहाँ रखा था? मुंह में रखा था। बस मुंह से ही याद रखना है आप लोगों को, दांतों से चबाया और जो टंग थी उसी के नीचे आप लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड देखा, उसी से सलाइवा सिक्रेट हुआ और वो भोजन में मिल गया। ये काम पूरा कहाँ पर हुआ? हमारे मुँह में। तो मुँह का मतलब माउथ में। तो सलाइवा इज मिक्सड विद फूड इन माउथ। एक दो बच्चों ने गलत किया था, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर है ऑनलाइन और वीडियो देख रहा है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने गलत किया था तो ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर में सबसे लास्ट क्वेश्चन ई वाला, द टंग इज कवर्ड विद मॉइस्ट पिंक टिश्यू। जो हमारी जबान होती है, जो हमारी जीभ होती है, ये कवर्ड होती है किस चीज़ से? मॉइस्ट पिंक टिश्यू। तो इसको हम लोग कहते क्या हैं? 4 ऑप्शन है, इनेमल है, प्लैक है, म्यूकोसा है। तो इनमें से जो टिश्यू की अगर बात की जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो जीभ होती है वो घिरी रहती है, कवर होती है, तो वो है म्यूकोसा। ठीक है, वो क्या है? म्यूकोसा। जबकि इनेमल तो आप लोगों ने टीथ में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? टीथ में, हमारे दांतों में आप लोगों ने इनेमल पढ़ा था, ये आपको याद आ रहा होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के इस पेपर में पूछा था मैंने, वो था स्टेट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने टी लिखा था। ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी बिल्कुल नहीं लिखना था,
यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान देते तो क्या लिखना था, ट्रू लिखना था। आप लोगों को पूरा पूरा ट्रू लिखना था ट्रू स्टेटमेंट के लिए, और फॉल्स पूरा पूरा लिखना था फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। क्या कुछ स्टूडेंट ऐसे यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सिर्फ टी और एफ से काम चलाया था? याद कीजिए, क्या आपने अपने टेस्ट पेपर में सिर्फ टी और सिर्फ एफ लिख के काम चलाया था? अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो ज़रूर बताए कमेंट करके कि उसने ये कार्य किया था। तो बता दूं, वैसे मैंने मार्क्स बिल्कुल नहीं काटे, लेकिन अगली बार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में जो कंडीशन कही गई है वही आप लोगों को लिखनी है। अगर मैं यहाँ लिखता, अगर क्या लिखता हूँ यहाँ पे, स्टेट टी, सिर्फ मैं लिखता स्टेट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट और स्टेट एफ फॉर एफ स्टेटमेंट, तब तो सही था कि आपको टी लिखना था और एफ लिखना था। कई स्टूडेंट ने फॉल्स की स्पेलिंग गलत की, ठीक है, फॉल्स की स्पेलिंग FALS, यहाँ पर मैंने लिखा भी है फॉल्स की स्पेलिंग, और कई स्टूडेंट ने ट्रू की भी स्पेलिंग गलत की है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग में तो मैंने नंबर काटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं काटे, लेकिन मैंने माइनर फॉल्ट के नंबर जरूर काटे हैं। कुछ स्टूडेंट रेगुलर एक्टिव थे, उन्होंने भी ये मिस्टेक की थी। अपनी कॉपी टेस्ट पेपर में ज़रूर देखिए कि कहाँ पर मिस्टेक रह गई। इसी वजह से मैंने आप लोगों को कहा है कि अपनी फेयर कॉपी में भी ये टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब तो आपके सामने पेपर भी है और अच्छे से तैयार कर लिए। कॉपी आप सभी लोगों की चेक हो चुकी है मोस्टली, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने नंबर अच्छे प्राप्त किए होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ की थी, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, लगभग मैं समझने की कोशिश बहुत कर रहा था, उसमें से कुछ ही क्वेश्चंस के सवाल मैं समझ पाया था। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अपनी राइटिंग भी सुधारनी है, सुधारने के बाद ही आप लोगों को अगली क्लास में जो है पास होना है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट जो दी गई हैं देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट मैंने दी थी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में। पहला, डिकेइंग टीथ कॉज बैड ब्रीथ। अगर हमारे दांत खराब हो जाए तो हमारी जो सांस की जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, क्या उससे बदबू आने लगेगी? अगर आपको लगता है ये बिल्कुल सही है तो बता दूं ये बिल्कुल ट्रू है। जब हमारे दांत खराब होते हैं तो हमारे मुंह से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास बैठे लोग भी कह देते हैं कि क्या आपके मुंह में जो है दुर्गंध है, क्या आपके दांत खराब है, ऐसा लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो ब्रीथ मतलब होता है सांस, तो आपकी जो है सांस में बदबू आने लगती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस। आप लोगों ने पढ़ा था कई तरह के कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट आप लोगों ने पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, फैट पढ़ा था, विटामिन्स पढ़ा था। तो याद कीजिए, विटामिन्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है। विटामिन्स हमारी सहायता करते हैं कई तरह के डिजीजेस को दूर भगाने में। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर लिखा था, ये बिल्कुल सही है। जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी सहायता करते हैं, हम लोग को जो है बीमारी से बिल्कुल मुक्त रखने के लिए सहायता करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मिल्क इज़ कंप्लीट फूड फॉर द चिल्ड्रन। ये जो दूध होता है ये छोटे बच्चों के लिए पूरा कंप्लीट फूड होता है। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने भी 6 महीने तक माँ का दूध पिया होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि छोटे बच्चे, बेसिकली 6 महीने से कम वाले जो बच्चे होते हैं, इनको भोजन में कुछ भी नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ ये टोटली डिपेंड होते हैं मिल्क पर, सिर्फ इनको दूध दिया जाता है। तो बिल्कुल सही उत्तर ये है कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड फॉर द चिल्ड्रन। तो छोटे बच्चों के लिए जो दूध होता है वो उनका संपूर्ण आहार होता है, और उसी दूध से ये सब कुछ प्राप्त करते हैं, सारे फूड कंपोनेंट उसी मिल्क से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन डी है, वाटर एंड रफेज। रफेज मतलब फाइबर, आप लोगों को याद आ रहा होगा, पानी और रफेज ये कीप द बॉडी हॉट एंड क्लीन। ध्यान रखिएगा, हॉट एंड क्लीन की बात हो रही है। क्लीन तो सही है, लेकिन ये जो हॉट है ये गलत हो जाएगा। तो वाटर, पानी जो हम लोग पीते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए पीते हैं। ध्यान आ गया ना, पानी क्यों पिया जाता है? कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे। यहाँ पर हॉट दिखा दिया गया। अगर हम सपोज करिए पानी पिए और हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है वो गर्म हो जाए तो ऐसा लगेगा कि हमको तो बुखार आ गया। तो क्या बुखार लाने के लिए हम लोग पानी पीते हैं? बिल्कुल भी गलत, ठीक है। एक तो सही है, क्लीन बिल्कुल सही है। दूसरा जो हॉट लिखा वो उसकी वजह से ये उत्तर पूरा रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये फॉल्स है। आप लोगों ने फॉल्स लगाया होगा। कुछ स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये ट्रू लगाया था, उनके मार्क्स कटे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीथ आर मेड ऑफ बोन्स एंड मल्टीपल टिश्यूज़। जो दांत होते हैं क्या वो हड्डियों के बने होते हैं? क्या लगता है आपको कि हड्डियों से हमारे दांत बने हैं? बिल्कुल गलत है, ठीक है।
कैल्शियम से हमारे दांत बने, कैल्शियम फास्फोरस, ये 2 एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे दांत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये जो बोन्स आ गया इसी की वजह से ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो फॉल्स है, इसमें आप लोगों ने फॉल्स ही लगाया था, सभी के उत्तर सही थे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोगों ने पेपर अच्छा किया है। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स 5 थे, उसको आप लोगों को सही करेक्ट आंसर लिखना था। कई स्टूडेंट ने समझाने के बाद भी बहुत गलत काम किया, उन्होंने बिल्कुल इस तरह से खिचड़ी पकाई है, मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कैसे मुझको नंबर देना है, कुछ भी मैं नहीं समझ पा रहा था। फिर मैं बताता हूँ, मैच द फॉलोइंग कॉलम लिखने के लिए तो मैच करना होता है। मैच का मतलब होता है मिलान करें, एक से दूसरे को मिलाएं, दूसरे से तीसरे को मिलाएं, तीसरे से चौथे को मिलाएं। ये ठीक है, कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग एक काम कर सकते थे, इन वर्ड्स के आगे इनके करेक्ट आंसर लिख सकते थे, ऐसा मुझको लगता है। गलत बिल्कुल नहीं होने वाला था। आप लोगों को मैंने हमेशा बताया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में हमेशा वर्ड के आगे करेक्ट जो वर्ड है, करेक्ट जो सेंटेंस करने के लिए वर्ड दिए गए होते हैं, उन्हीं को भरा करें, जिससे समझ में अच्छे से आ पाता है। क्योंकि आप लोगों के हाथ अभी छोटे हैं, आप लोग जब पजल्स ऐसे ऐसे क्रॉस करते हो तो कभी कभी खिचड़ी पका देते हो, बिल्कुल मुझको समझ में नहीं आती कि मैं नंबर कहाँ पर दूँ। तो गलती है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आगे आने वाले पेपर्स में ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा ऐसा, मैच करना बिल्कुल नहीं है, सीधे राइट आंसर आप लोग लिख दें। ठीक है, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ क्या था। ये जो फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, इन 5 में फ्रूट जो है वो क्या है, क्या लगता है आप लोगों को? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 में कौन सा फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है? तो बता देता हूँ, फ्रूट्स की कैटेगरी में आने वाले वही हैं जो यहाँ पर दे दिया गया है, क्या? फ्लावरिंग प्लांट। तो जिन पौधों में फ्लावर्स निकलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, वहीं से हमको फ्रूट मिलता है, और उसी फ्रूट में बीज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पाइसेस, तो मसाले, गरम मसाले आप लोगों ने खाए अपने घरों में, किचन में आप लोगों ने देखा भी होगा। स्पाइसेस, इनमें से कौन स्पाइसेस की कैटेगरी में आता है? तो ऊपर जो पहला वाला ऑप्शन है वो कर्डमन एंड द टर्मरिक, दीज आर द कॉमन स्पाइसेस, जिनका उपयोग हम लोग सब्जियों में करते हैं, कई तरह के डिशेस बनाने में करते हैं। अगला है बेवरेज, तो वाटर, एक्सेप्ट वाटर, जो भी चीज़ें पीने वाली होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेवरेज क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर बेवरेज सबसे लास्ट है, टी, कॉफ़ी एंड द कोकोआ, इट इज़ अ कॉमन, ये दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बेवरेज क्रॉप। अगला है पल्सेस, तो पल्सेस जो होती हैं, जो दाल होती हैं, उनका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? बिल्कुल आप लोगों ने याद किया होगा, इन दालों का उपयोग हम लोग कच्चे तौर पे करते हैं और इनको पकाते हैं, उबालते हैं, जिस वजह से हम लोग इनको खा पाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ड्राइड एंड यूज्ड। ठीक है, ड्राइड मतलब सुखा के इनका उपयोग किया जाता है। आखिरी जो बचा है, तो जाहिर सी बात है आखिरी वाला प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स ही होगा। ये जो विटामिन्स होता है ये हमारी रक्षा करता है, कई तरह के डिजीजेस से लड़ने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो यहाँ पर बात की जा रही है वो फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जा रही है। आप लोगों को यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिए थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपको मैंने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं ऑप्शंस को आप लोगों को इन 5 में भरना था। कई स्टूडेंट कंफ्यूज थे, मैंने बताया भी था कैसे करना था इसको, आप लोगों को तैयारी भी मैंने अच्छी से कराई थी, फिर भी कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में थे, मैंने क्लियर कराया था कन्फ्यूज़न। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए उनके ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए। ठीक है, इन्हीं ऑप्शंस को आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। तो क्वेश्चन में समझाता चल रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके समझते चलिए। पहला क्वेश्चन, देयर आर 4 कॉमन टेस्टेज, कौन कौन से टेस्टेस होते हैं जिनकी वजह से हम लोग टेस्ट समझ पाते हैं, हमारी जबान में होते हैं, जीभ में होते हैं? पहला स्वीट, सार, डैश एंड सॉल्टी, तो मीठा, नमकीन, खट्टा और क्या? कड़वा। तो कड़वा का मतलब बिटर, तो क्या बिटर इसमें दे रखा है कहीं ऑप्शन में? जी हाँ, बिल्कुल दिया है, यही बिटर ऑप्शन आपको पहले में लगाना था। ठीक है, आंसर मिल गया। सेकंड क्या है? द डैश कीप्स द फूड फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स, मतलब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सा ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें हमारा भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है पचने के लिए? तो 3 से 4 घंटे वहीं पचने के लिए रह सकता है, जो काफ़ी बड़ा लार्ज एरिया हो, जैसे हमारा पेट। ठीक है, तो पेट, इंग्लिश में इसको स्टमक बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ये जो स्टमक होता है, द स्टमक कीप्स द फूड फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स, तो पेट में भोजन 3 से 4 घंटे पड़ा रहता है। ये आप लोगों के लिए बड़े अच्छा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, आप लोगों ने लगाया सही, बिल्कुल उत्तर आपका सही था। जब मैं कॉपी चेक करता, काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर किए थे। अगला क्वेश्चन है, डैश आर एनर्जी प्रोड्यूसर, इनमें से कौन सा एनर्जी प्रोड्यूसर है? तो मैं बता दूं, 2 एनर्जी प्रोड्यूसर के नाम मैंने बताए थे। अगर आपको दोनों के याद है तो दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बिल्कुल कमेंट कीजिए अगर आपको पता है 2 एनर्जी प्रोड्यूसर्स जो थे उनके नाम, तो कमेंट में लिख दीजिए। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, दीज आर द कॉमन एनर्जी
प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। तो ये ही दो ऐसे एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो सी में आप लोगों को क्या लगाना है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन डी है, द टीथ इन द फ्रंट हैव शार्प फ्लैट। जो दांत होते हैं आगे के नुकीले, क्या होता है, उनकी जो एंड होती है, जहाँ पर उनका कोना होता है, एंड मतलब खत्म होते हैं, वो एकदम नुकीले हो जाते हैं। उनकी जो एंड्स होती है ना, जहाँ पर वो एंड करते हैं, खत्म होते हैं, वो बिल्कुल नुकीला हो जाता है। ये बिल्कुल सही था। आखिरी प्रश्न इस फिल इन द ब्लैंक्स का बता देता हूँ क्या है। द डैश ऑफ ईच टूथ इज कवर्ड विद द एनेमल। ठीक है, एनेमल से घिरा होता है, तो क्या चीज़ एनेमल से घिरी होती है, द क्राउन। ठीक है, क्राउन इज द पार्ट ऑफ टीथ। ये जो क्राउन होता है ये पार्ट ऑफ टीथ ही होता है। द क्राउन ऑफ ईच टूथ इज कवर्ड विद एनेमल। ये जो क्राउन होता है एनेमल से घिरा होता है। ये आप लोगों को याद होगा कि प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है एनेमल, जो हमारे दांतों की रक्षा करती है। कुछ ऐसा याद किया था आप लोगों ने। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा गया था, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलते हैं और सभी आपको करने थे। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इनके आंसर्स मैंने आप लोगों को अच्छे से याद भी कराए थे। अच्छी बात है, आप लोगों ने याद भी किया था 2-2 नंबर्स के क्वेश्चन से, और आप लोगों ने अच्छे से रटा भी था। तो अब मैं एक एक क्वेश्चन समझा देता हूँ आप लोगों को। ये पूरा पेपर फेयर कॉपी में भी लिखना था। इनके आंसर्स मैंने आज समझा दिए हैं। अब तो आप लोगों को जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए। चलिए एक बार समझ लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टीथ। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टीथ कौन कौन थे, याद कीजिए आप लोगों ने। डिफरेंट पार्ट, ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ टीथ बिल्कुल नहीं याद करना था। यहाँ पर बात की जा रही है, क्या चीज़ की बात की जा रही है, पार्ट की बात की जा रही है, जिसमें एक ऑप्शन था क्राउन। ठीक है, याद कीजिए। याद आ गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सारे कौन कौन से पार्ट्स थे। बिल्कुल बताइए, कमेंट कर लीजिए। मैं टाइम बहुत प्रॉपर दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते चलिए, लिखते चलिए। आप लोगों का आंसर लिखना है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेम एंड 3 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशंस। तो 3 मेथड्स बताने हैं किस चीज़ के, फूड को प्रिजर्व करने के। प्रिजर्व का मतलब होता है संभाल के रखने के। संभाल के रखने का तात्पर्य है कि कोई भोजन हमने बनाया, उसको 1 से 2 दिन तक हमको सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, संभाल के रखना है। उसमें कीड़े ना पड़ जाएं, उसमें बैक्टीरिया ना आ जाए, उसमें फंगस ना आ जाए, उसमें वायरस ना आ जाए। इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रिजर्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। वही आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कि इन्हीं 3 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें एक फ्रिज था, फ्रिज में हमने अपना भोजन रख दिया और 1 दिन बाद तक चला लिया। याद आ गया? क्लियर हो गया? और याद कीजिए क्या था, विनेगर इज ऑल्सो कॉमन टाइप ऑफ द प्रिजर्वेटिव। ठीक है, सेकेंड प्रिजर्वेटिव क्या था, विनेगर था। सॉल्ट एंड शुगर आर ऑल्सो कॉमन प्रिजर्वेटर्स, जिनका इस्तेमाल हम लोग किसमें, जैम बनाने में करते हैं, पिकल्स बनाने में करते हैं। ये सब क्या है, सब प्रिजर्वेटर्स हैं। ठीक है, आगे क्या था, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। तो कौन कौन से फूड के सोर्सेज थे जहाँ से हमको भोजन मिलता है। एक सोर्स ऑफ फूड था प्लांट और दूसरा सोर्स ऑफ फूड था एनिमल्स। एनिमल्स से हमको मिल्क मिलता है, एनिमल्स से हमको हनी मिलता है, उसी तरह प्लांट से हमको पल्सेस मिलते हैं, उसी तरह प्लांट से हमको कई तरह के पार्ट से भोजन मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे था व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी हमको डेली रूटीन में क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट थे, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, न्यूट्रिएंट्स में और क्या था, फैट था, विटामिन्स था, मिनरल्स था, रफेज था, वाटर था, सब कुछ था जिनकी हमको डेली लाइफ या डेली शेड्यूल में अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर एनर्जी चाहिए होती है। इन सब की क्या होती है, बैलेंस डाइट में आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड। अभी आप लोगों को लिखा था मैंने, सारे न्यूट्रिएंट्स जो फूड में पाए जाते हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स के नाम आप लोगों ने याद किया था। याद फिर से कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, विटामिन था, मिनरल्स था। ये सभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, किस में पढ़ा था, अपने कोर्स में। मिनरल्स की आप लोगों ने फाइबर पढ़ा होगा, जिसको रफेज बोलते हैं। ये ध्यान, ये 5 थे, यही आप लोगों को अपने कोर्स वाले पेपर में लिखने थे। उम्मीद करता हूँ पूरा पेपर आप लोगों ने समझ लिया होगा, और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में पूरी तौर से आ चुका होगा। अपने आंसर्स को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में भी जरूर उतारोगे, जरूर लिखोगे, जिसमें आने वाले भी एग्जाम में आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर सको। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हैं? किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर ज़रूर करें। अगर कोई यहाँ पर लाइव वीडियो नहीं देख पाया है तो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। लाइक, अगर आपको लगता है ये वीडियो लाइकेबल है, लाइक करने योग्य है, तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।